Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Ashfaq Bashir. You know, I'm your biology teacher. यूनिक के प्लेटफॉर्म से हमारा ये 8वां लेक्चर है, चैप्टर नंबर 11 से। होम्योस्टेसिस का चैप्टर है हमारा, ग्रेड 10 का। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स जो है, हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में कुछ सीखा उसके हवाले से कुछ आपसे पूछना चाहूँगा और कुछ मैं ऐड करूँगा ताकि ये टॉपिक जो है ये भी हमारे समझने में आसानी हो सके। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। अब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? होम्योस्टेसिस जो है वो ओवरऑल हमने बात की, लेकिन उसमें होम्योस्टेसिस के टॉपिक में लेक्चर नंबर 7 में हमने एज अ होल एक्सक्रीशन की बात की थी। यहाँ पे भी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो है इससे मुराद भी होम्योस्टेसिस ही है, लेकिन याद रखना है वहाँ पे हमने एक्सक्रीशन की बात की है और ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से मुराद यहाँ पे एक्चुअली ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स भी ऑस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। किस तरह से, ये हमने आज पढ़ना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्चुअली एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया है, जिसको आपकी बुक में उसने नाम दिया होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। अब हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, असल में ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो है ऑस्मो रेगुलेशन का दूसरा नाम है। सो हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े थे। लेक्चर नंबर 6 में हमने 3 प्रोसेसेस को डिस्कस किया था। ऑस्मो रेगुलेशन, नंबर 2 पे हमने थर्मो रेगुलेशन और नंबर 3 पे हमने एक्सक्रीशन को डिस्कस किया। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात की। अब है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, जिसको हमने आपकी बुक में उसने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का नाम दिया। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया कि प्लांट्स जो हैं उनमें एक तो प्लांट्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो प्लांट्स जो हैं वो उनका कह लें कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में है प्लांट्स। अब हर तरह के जो प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप के वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के जो है मैकेनिज़म्स चल रहे होते हैं, प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो फिर उनको होम्योस्टेसिस के लिए, होम्योस्टेसिस को गेन करने के लिए, मेंटेनेंस को गेन करने के लिए, फॉर देयर मेंटेनेंस वो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ही सवाल करूं, आपसे ही क्वेश्चन पूछूं, तो आप ये समझ लें कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो किस तरह से जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, और जो मीज़ोफिटिक यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे होंगे। क्या ये दोनों सेम तरह से ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे? क्या ये दोनों में जो है वो सॉल्ट्स और वाटर जो है उसकी अमाउंट सेम है? आप डेफिनेटली आप कहेंगे कि नहीं। तो अगर प्लांट्स जो हैं, मेसोफिटिक प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, उनमें वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो वो फिर सेम मैकेनिज़्म कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? इससे फिर ये पता चला कि हर एनवायरनमेंट के जो प्लांट्स हैं, हर एनवायरनमेंट के प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के मैकेनिज़म्स रखते हैं इन देयर हैबिटेट्स टू परफॉर्म होम्योस्टेसिस। सो हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की बात करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमारे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के जो की पॉइंट्स हैं, यानी कि हम कौन कौन से मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है, हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हाइड्रोफाइट्स। Then we will discuss osmotic adjustment in xerophytes. Then we will discuss osmotic adjustment in halophytes. तो ये हम 3 तरह के
प्लांट्स जो हैं, 3 तरह के एनवायरनमेंट के प्लांट्स जो हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट परफॉर्म करते हैं। हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। एक बात याद रखनी है कि जब भी वर्ड फाइट्स आए इन बायोलॉजी, इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी की तरफ चलें हम, तो है हमारे पास हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट्स, याद रखना हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हाइड्रोफाइट्स। ऊपर उसने हेडिंग दी ओवरऑल प्लांट्स की, तो हम इस जो की पॉइंट है हमारे पास, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हाइड्रोफाइट्स। अब यहाँ पे हाइड्रो और फाइट्स, ये 2 हमारे पास वर्ड हैं, इससे हमारे पास टर्म बनी है हाइड्रोफाइट। हाइड्रो जो है वाटर और फाइट्स प्लांट्स, तो हाइड्रोफाइट्स वाटर प्लांट्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये असल में एक्वेटिक प्लांट्स की बात की जा रही है। एक्वेटिक प्लांट्स की बात की जा रही। अब मैंने आपकी सहूलत के लिए मैं हाइड्रोफाइट्स जो हैं इनको पहले डिस्कस करेंगे कैसे प्लांट्स होते हैं, उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या एडेप्टेशंस हैं, इन्होंने अपने आप को कैसे मोल्ड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट के ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को परफॉर्म कर सकें, ऑस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म कर सकें। पहले नंबर पे तो हाइड्रोफाइट्स जो हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं ये डेजर्ट्स में मौजूद होते हैं? नहीं, डेफिनेटली ये जो है वाटर में मौजूद हैं। इसका मतलब फिर ये है कि एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं इनको किसी किस्म की वाटर शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ता। फिर एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं ये कह सकते हैं कि वाटर, अगर इनको वाटर जो है कंसंट्रेशन या वाटर शॉर्टेज का जो है वो सामना नहीं करना पड़ता, तो इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी में जो है वो एक्सेसिव वाटर होगा। अब पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि वाटर जो है उसको भी रिमूव किया जाता है, तो वाटर को रिमूव किया जाता है, इनकी बॉडी में तो वाटर बहुत ज़्यादा होगा, क्या उसको रिमूव नहीं किया जाएगा? जी डेफिनेटली। फिर उसके लिए फिर स्पेशल मैकेनिज़्म जो है परफॉर्म करते हैं, स्पेशल जो है वो एडेप्टेशंस इन्होंने की हुई हैं प्लांट्स ने। तो ये कैसे प्लांट्स हैं, यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में उसने कहा है कि हाइड्रोफाइट्स जो हैं ये टोटली आर पार्शली सबमर्ज्ड इन वाटर प्लांट्स हैं। तो इससे क्या मुराद है, लेट्स से ये हमारे पास एक एक्वेटिक बॉडी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई लेक है हमारे पास, इसमें हो सकता है कुछ प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरह से किनारे पे मौजूद हों, ये वाटर लेवल है, तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से, ये पार्शली सबमर्ज्ड है, यानी कि इनकी बॉडी का कुछ हिस्सा जो है वो अंडर वाटर है और कुछ जो हैं वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो ये वो कह रहा है कि पार्शली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट्स जो हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। याद रखना, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स की बात हो रही, फिर आगे दोबारा एक मरतबा फिर हम जो है वो वाटर प्लांट्स की बात करेंगे, लेकिन ये हाइड्रोफाइट्स के जैसे प्लांट्स नहीं है हेलोफाइट्स, हम इसमें जाके इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इनकी एडेप्टेशंस की बात करते हैं, तो हमने बोला एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं ये कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं। अब हम इनकी एडेप्टेशंस की बात करते हैं कि इन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ कैसी एडेप्टेशंस जो हैं उनको अडॉप्ट किया है, कुछ प्रोसेसेस को इन्होंने अडॉप्ट किया है, हम उनकी ज़रा बात करते हैं। इनमें यह ख़ास बात है कि एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद है ऑन अपर सरफेस ऑफ देयर लीव्स। अब लीफ की अपर सरफेस पे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद हैं, और हमें पता है कि स्टोमेटा कैसा स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा जो है
वाटर और गैसेस वगैरह जो है उनके एक्सचेंज, उनकी एलिमिनेशन के लिए जो है वो ये स्ट्रक्चर नेचर ने जो है वो प्लांट्स को अता की। अब लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स, ये एक एडेप्टेशन है एक्वेटिक प्लांट्स की या हाइड्रोफाइट्स की। इसी तरह से दूसरी जो एडेप्टेशन है इनकी वो ये है कि लार्ज एंड ब्रॉडर लीव्स, ये इनकी दूसरी कह लें एडेप्टेशन है। इनके लीव्स जो हैं वो चौड़े हैं, इस तरह से फैले हुए लीव्स हैं। तो अब डेफिनेटली अगर ब्रॉडर लीव्स हैं, लेट्स से एक लीफ जो है वो इस तरह से, इसका लेमिना जो है वो कम है, आप ऐसा कह लें ग्रीन पार्ट जो है इसका कम है, इसका ग्रीन पार्ट कम है, और एक लीफ जो है वो इस तरह से। तो अब डेफिनेटली ये जो बड़े लीव्स हैं इन पे स्टोमेटा जो है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और स्टोमेटा भी डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, तो इनकी अपर सरफेस पे स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि अगर लेट्स से मैं अगर बात करूं कि किसी इक्वेटिक प्लांट की, तो ये लेट्स से इक्वेटिक प्लांट है, तो इक्वेटिक प्लांट्स जो हैं ये अपने इस तरह से पिटियोल्स को बहुत बड़ा कर देते हैं और अपने लीव्स को इस तरह से वाटर के ऊपर फैला देते हैं, यानी कि ये वाटर लेवल है तो इस तरह से लीव्स को ऐसे फैला देते हैं। इनकी अपर सरफेस पे जो है वो स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। सो जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेशन ज़्यादा होगी। सो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन बढ़ जाता है विद लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। और इसी तरह से उनके ब्रॉडर लीव्स हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये भी पहली एडेप्टेशन से रिलेटेड ही एडेप्टेशन है कि लीव्स बड़े हैं, स्टोमेटा ज़्यादा है, तो स्टोमेटा के ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोफाइट्स जो हैं उनमें जो एक्सेसिव वाटर होता है ये उससे छुटकारा पा लेते हैं। अब बात है एग्जाम्पल्स की, तो हाइड्रोफाइट्स की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं ये ज़रा हम देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स की आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, वाटर लिली की एग्जाम्पल दी हुई है, वाटर लिली। वाटर लिली जो है ये सिर्फ एक उसने एग्जाम्पल दी हुई है, ये असल में निम्फेसी फैमिली है, तो वो सारी की सारी फैमिली जो है वो हाइड्रोफाइट्स। और एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सीड प्लांट्स यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ने जब सीड प्रोड्यूस करना शुरू किए तो अकॉर्डिंग टू बॉटनिस्ट ये वाटर लिलीज जो हैं या निम्फेसी फैमिली जो है, हाइड्रोफाइट्स की जो फैमिली है, ये पहले वो प्लांट्स थे जिन्होंने सीड प्रोड्यूस करने की कोशिश की। यानी कि प्लांट्स में पहले सीड प्रोड्यूस नहीं होते थे, नॉन सीड प्लांट्स थे, उनमें स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस होते थे इस तरह से। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स जो हैं उन्होंने मॉडिफाई किया, उन्होंने सीड्स प्रोड्यूस करना शुरू किए। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जो फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, वो भी हाइड्रोफिटिक जो एनवायरनमेंट है यानी कि वाटर एनवायरनमेंट जो है यहाँ से प्लांट्स ने स्टार्ट किया, और वाटर लिलीज़ जो हैं ये उनमें पहले प्लांट्स कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारा हाइड्रोफाइट्स, सेकंड है हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। सो हम इसको मोल्ड कर लेते हैं हेडिंग को, हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन ज़ीरोफाइट्स। अब ज़ीरोफाइट्स जो हैं ये टर्म भी जो है वो दो वर्ड से है, ज़ीरोफाइट्स। तो ज़ीरो जो है ये ज़ीरिक कंडीशन से है, ज़ीरिक कंडीशन। तो ज़ीरोफाइट्स या ज़ीरिक कंडीशन वाले जो प्लांट्स हैं ये कैसे प्लांट्स होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स वो इक्वेटिक प्लांट थे और ये डेजर्ट प्लांट्स हैं, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे वाटर जो है उसकी कमी हो। आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके बरक्स, फर्स्ट कैटेगरी के बरक्स ज़ीरोफाइट्स जो हैं या ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं इनमें वाटर शॉर्टेज का जो है एक प्रॉब्लम है। सो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं दे फेस वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। अब ये कैसे प्लांट्स हैं, ये आपकी बुक में उसने बताया है ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के हवाले से कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ज़ेरिक या डेजर्ट कंडीशंस में मौजूद होते हैं, जहाँ पे वाटर जो है
उसकी कमी होती है और रेनफॉल भी जो है उसकी कह लें जो रेशो है या उसकी जो परसेंटेज है वो भी बहुत कम है। तो रेनफॉल जो है उसके कम होने की वजह से वाटर शॉर्टेज जो है वो बढ़ जाती है। सो हाइड्रोफाइट्स की निस्बत ज़ीरोफाइट्स जो हैं यहाँ पे वाटर की कमी होगी। तो ये वाटर कम होने के बावजूद किस तरह से ज़िंदा रहते हैं और किस तरह से जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो मेंटेन करते हैं, ये हम देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी एडेप्टेशन जो है वो अडॉप्ट की हुई हैं। याद रखना इन तीनों कैटेगरीज़ में सबसे ज़्यादा एडेप्टेशन जो हैं वो ज़ीरोफाइट्स में देखी गई हैं। तो इन्होंने कौन कौन सी एडेप्टेशन जो हैं वो परफॉर्म की हैं, इनकी तरफ चलते हैं। एडेप्टेशंस जी, चंद एक एडेप्टेशंस की हम बात करेंगे। इसमें हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, याद रखना यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो कम हो गए और कुछ और चीज़ें जो हैं इन्होंने कुछ और एडेप्टेशन जो हैं वो इन्होंने परफॉर्म की हैं। हम फर्स्ट एडेप्टेशन की तरफ चलते हैं, थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल। जी, व्हाट इज़ क्यूटिकल? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्यूटिकल। व्हाट इज़ क्यूटिकल? क्यूटिकल जो है ये हमने बोला था कि ये एक वैक्सी लेयर है कि लीव्स के अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे जो है मौजूद होती है, इवन स्टेम पे भी मौजूद होती है। ये एक वैक्सी लेयर है। क्यूटिकल जो है ये एपिडर्मिस के ऊपर एक कवरिंग है वैक्स की, हम इसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जो है मेनली कई एक वैक्सेस और मेनली दो कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है, क्यूटिन एंड क्यूटेन। तो दो कंपाउंड्स पर मुश्तमिल जो है वो क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जो है ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल जो है ये प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को। सो ये किस लिए है? टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अब एक बात तो ये होगी कि प्लांट्स के पास जितना भी वाटर है कम ज़्यादा, उसको पहले नंबर पे तो ज़ीरोफिटिक इन्वायरमेंट में प्लांट्स के पास वाटर है ही कम। अब जितना भी वाटर है उसको कंजर्व करना, उसको जो है उसको लॉस होने से, उसको जो है वो ज़ाया होने से बचाने के लिए नेचर ने इनको ये एडेप्टेशन प्रोवाइड की है, ये कह लें कि प्रॉपर्टी दी हुई है कि इन्होंने अपनी क्यूटिकल जो है उसको थिक और वैक्सी बना लिया हुआ। नंबर 2 पे लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। नंबर 3 पे सक्कुलेंट ऑर्गन्स। ये सक्कुलेंट ऑर्गन्स ये एक ऐसी टर्म है कि जो कि बोर्ड में भी कई बार पूछी जा चुकी है। व्हाट आर सक्कुलेंट ऑर्गन्स? तो ये सक्कुलेंट ऑर्गन्स जो हैं ये भी इनकी एक एडेप्टेशन है। सक्कुलेंट ऑर्गन्स कैसे ऑर्गन्स होते हैं? असल में ये जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स अपने रूट्स और स्टेम के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड नेचर के पेरेन्काइमा सेल्स रखते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सक्कुलेंट ऑर्गन्स जो हैं ये असल में स्टेम्स एंड रूट्स हैं ऑफ ज़ीरोफिटिक प्लांट्स। याद रखना है, बाज़ बच्चे इसका आंसर लिखते हुए सक्कुलेंट ऑर्गन्स जो हैं वो लिख देते हैं कि स्पेशल टाइप के पेरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं, दीज पेरेन्काइमा सेल्स आर नोन एज सक्कुलेंट ऑर्गन्स। इसको ज़रा ज़हन नशीन फरमा लें कि सक्कुलेंट ऑर्गन्स जो हैं ये असल में स्टेम्स और रूट्स को बोल रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं उनके स्टेम्स और रूट्स जो हैं, स्टेम्स एंड रूट्स आर सक्कुलेंट ऑर्गन्स, क्योंकि उनके अंदर जो है वो पेरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। उनके अंदर रूट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर पेरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। दैट्स वाई दीज स्टेम्स एंड रूट्स आर नोन एज सक्कुलेंट ऑर्गन्स। तो आप ऐसा कह लें कि रूट्स और स्टेम्स जो है वो सक्कुलेंट ऑर्गन्स हैं। तो सक्कुलेंट ऑर्गन्स का काम क्या होता है? इनका काम भी यही है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। असल में इसको मोल्ड किया हुआ इस तरह से कि सक्कुलेंट ऑर्गन्स जो हैं इन्होंने वाटर जो है उसको सेव किया हुआ है। सक्कुलेंट ऑर्गन्स ने वाटर को सेव किया हुआ है। तो सक्कुलेंट पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं इनकी नेचर आप लोगों ने ग्रेड 9 में पढ़ी हुई है। पेरेन्काइमा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, फ्लफी सेल्स हैं और सिंगल
सेल वॉल इनमें मौजूद होती है, प्राइमरी सेल वॉल, जिसकी वजह से जो है ये फ्लफ़ी सेल्स हैं और इनमें बहुत ज़्यादा जो है वाटर फिल हो सकता है। ये अपने वॉल्यूम से, ये अपने एरिया से कहीं ज़्यादा वाटर जो है उसको सेव कर सकते हैं। सो सकुलेंट ऑर्गन्स जो हैं ये पेरेन्काइमा सेल्स की वजह से हैं, ना कि पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो सकुलेंट ऑर्गन्स हैं। इस बात को ज़रा जहन नशीन फरमाना है कि सकुलेंट ऑर्गन्स असल में रूट्स और स्टेम्स हैं, ना कि पेरेन्काइमा सेल्स। ऑल्दो पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वह उनकी वजह से ही स्टेम्स और रूट्स जो हैं वो सकुलेंट ऑर्गन्स कहला रहे हैं। तो पेरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, वो वाटर को सेव करते हैं। अब डेजर्ट कंडीशंस में, ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में वाटर जो है उसको बचाया जा रहा है। ये देखें ज़रा, यहाँ पे भी वाटर को प्रिवेंट किया गया जो है वो उसको ज़ाया होने से, यहाँ पे भी लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं इस वजह से, और इसी तरह से सकुलेंट ऑर्गन्स जो हैं उनके ज़रिए से भी। नंबर 4 पे अगर हम देखें, नंबर 4 पे लार्जर एंड लॉन्गर रूट्स, लार्जर एंड लॉन्गर रूट्स। तो जो इनकी रूट्स होती हैं वो बड़ी और कहीं दूर दूर तक जो है वो फैली हुई जो है वो रूट्स मौजूद होती हैं। सो ये इनकी एडेप्टेशंस हैं। अब इनके एग्जांपल्स की अगर इनके एग्जांपल्स की तरफ चलें तो इनके एग्जांपल्स में हमारे पास हैं कैक्टस प्लांट्स, कैक्टस प्लांट्स। तो कैक्टस प्लांट्स जो हैं ये कैक्टाई हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्लरल, तो कैक्टस जो है सिंगुलर है। कैक्टस प्लांट्स जो हैं ये बेशुमार हैं, करीबन ये 1750 के करीब जो है वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं कैक्टस प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास आज का जो लास्ट पॉइंट है हेलोफाइट्स। तो हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ हेलोफाइट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास हेलोफाइट। अगेन नाम से जाहिर है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, जिस तरह से आपने हेलोजेंस का वर्ड जो है वो यूज़ किया है इन केमिस्ट्री, तो हेलो का मतलब है यहाँ पे सॉल्ट और फाइट्स प्लांट्स, यानी कि असल में हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है जो सी वाटर में मौजूद होते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि ये सी वाटर प्लांट्स हैं, सी वाटर प्लांट्स। सी वाटर प्लांट्स जो हैं ये भी वाटर प्लांट्स और हाइड्रोफाइट्स भी वाटर प्लांट्स हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, इनको हम सी वाटर प्लांट्स बोल रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, आप खुद जानते हैं कि फ्रेश वाटर जो है उसमें सॉल्ट्स ना होने के बराबर हैं, जबकि सी वाटर में जो है वो सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से, सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्लांट्स जो हैं इनको अपना रवैया, अपने एडेप्टेशंस को चेंज करना पड़ता है, वो अडेप्ट करते हैं डिफरेंट मैकेनिज़म्स को। हाइड्रोफाइट्स की निस्बत यहाँ पे अगर हम देखें हेलोफाइट्स, यहाँ पे हमने कहा कि हाइड्रोफाइट्स जो हैं इनमें एक्सेसिव वाटर है, इनमें एक्सेस वाटर है। ये इनका मसला था कि जो एक्सेसिव वाटर है इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इनका मसला ये था। जबकि यहाँ पे मसला जो है हेलोफाइट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मसला ये है कि एक्सेसिव सॉल्ट्स हैं, एक्सेसिव सॉल्ट्स हैं, तो इन सॉल्ट्स के कैसे छुटकारा पाया जाए। तो हेलोफाइट्स जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स से टोटली जो हैं वो अपोजिट है। तो हेलोफाइट्स जो हैं इन्होंने कैसी एडेप्टेशन परफॉर्म की हुई हैं, कौन कौन सी एडेप्टेशन परफॉर्म की हुई हैं, उनकी ज़रा हम बात करते हैं। इसकी तरफ जाने से पहले हेलोफाइट्स जो हैं उनको ज़रा समझने के लिए हमें एक डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आप लोगों ने ग्रेड 9 में पढ़ा ऑस्मोसिस। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस जो है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि ये असल में है मूवमेंट ऑफ वाटर। इट इज़ मूवमेंट ऑफ water from hypotonic to hypertonic solution by passing
बाईपासिंग थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या हम जिसको बोलते हैं बाईपासिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बाईपासिंग परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये हमारे पास है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। आप लोगों को पता है हाइपोटोनिक जो है इसको हम बोलते हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और हाइपरटोनिक जो है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि वाटर जो है वो हमेशा मूव करता है कम सॉल्ट से ज़्यादा सॉल्ट्स की तरफ। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, इसको ज़रा आपने जहन नशीन फरमाना है कि ये लाइन आपने हमेशा जहन नशीन फरमानी है। बायोलॉजी में आपको जब भी बात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये लाइन काम देगी। वाटर ऑलवेज फॉलोज सॉल्ट्स, वाटर ऑलवेज फॉलोज सॉल्ट्स, यानी कि सॉल्ट्स जिस तरफ होंगे वाटर उस तरफ मूव करेगा। सॉल्ट कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी वाटर जो है वो उस तरफ को मूव करेगा। अब यहाँ पे आप देखें ऑस्मोसिस में भी यही होता है कि हाइपोटोनिक से यानी कि लेस सॉल्ट से मोर सॉल्ट कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है वाटर। तो वाटर की जो मूवमेंट है वो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक हो रही है। अब हेलोफाइट्स में ऐसा होता है, हेलोफाइट्स में चूँकि जो है वो सॉल्ट्स जो हैं वो उनके एनवायरनमेंट में सॉल्ट्स ज़्यादा हैं। अब ऐसा होता है कि उनकी बॉडी का जो वाटर है वो भी फिर सी वाटर में शामिल हो जाएगा। इसको इस तरह से समझें, लेट्स से ये हमारे पास प्लांट है, ये हमारे पास सी प्लांट है, ठीक है। तो सी प्लांट जो है, सी वाटर प्लांट जो है ये उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो उसके इनसाइड बॉडी जो वाटर है वो मूव करेगा टुवर्ड सॉल्ट्स, क्योंकि बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में सॉल्ट्स ज़्यादा हैं तो वाटर मूव करेगा सॉल्ट्स की तरफ। बॉडी से वाटर मूव करेगा आउटसाइड एनवायरनमेंट। इसका मतलब फिर ये है कि अगर हेलोफाइट्स कोई अडेप्टेशन परफॉर्म नहीं करते, कोई कह लें मैकेनिज़्म परफॉर्म नहीं करते, तो फिर उनका जो नॉर्मल बॉडी वाटर है वो भी शामिल हो जाएगा इनटू सी वाटर। अब सी वाटर में चूंकि सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, तो बॉडी से सॉल्ट्स की तरफ मूव करेगा वाटर। ये वाटर मूवमेंट को मैंने एरो से शो किया। अगर ये कोई अडेप्टेशन परफॉर्म नहीं करते तो ऐसा होगा। अब जो हेलोफाइट्स हैं या सी वाटर प्लांट्स हैं ये कुछ अडेप्टेशन फिर परफॉर्म करते हैं। कौन से अडेप्टेशन उनकी ज़रा बात करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन जो है, इनमें एक एडेप्टेशन सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, वो ये है कि accumulation of salts in their vacuoles। ये एक एडेप्टेशन है, इसको ज़रा डीपली हमने समझना है। एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन देयर वैक्यूल्स। अब वैक्यूल क्या है, आप लोगों ने ग्रेड 9 में चैप्टर नंबर 4 में वैक्यूल्स पढ़ा है। वैक्यूल्स जो हैं ये असल में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं विद इन सेल जहाँ पे वाटर और सॉल्ट्स वगैरह को सेव किया जा सकता है। वेस्ट मटेरियल को सेल जो है जहाँ पे आर्जी तौर पर सेव करता है। अब इन प्लांट्स के जो सेल्स हैं, लेट्स से ये सेल है एक हेलोफाइट या हेलोफिटिक प्लांट जो है, हेलोफिटिक प्लांट जो है उसका ये एक सेल है लेट्स से। तो इसका सेल जो है इसमें मौजूद ये वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल जो है, बाकी स्ट्रक्चर्स मैं शो नहीं कर रहा, ये वैक्यूल जो है ये सॉल्ट्स को जमा करेगा, ये इनसाइड सॉल्ट क्रिस्टल्स को जमा करेगा। ये सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं। तो अगर एक्टिवली समझते हैं ना, ऐसी मूवमेंट जिसमें फोर्सफुली या एनर्जी कंजम्पशन के ज़रिए से जो है वो प्रोसेस को परफॉर्म करवाया जाए, मूवमेंट को परफॉर्म करवाया जाए। सो आउटसाइड टू इनसाइड जो है वो सॉल्ट्स को यहाँ पे जमा कर लिया जाता है हर एक सेल में।
हेलोफाइट्स जो हैं वो हर एक सेल में, अपने हर एक सेल में सॉल्ट्स को जमा कर लेते हैं इन देयर वैक्यूल्स। ये एक सेल है, हेलोफाइट प्लांट का एक सेल है, इसने सॉल्ट्स को कहाँ पे जमा किया है? इन देयर वैक्यूल। तो एक सेल में ऐसा हुआ, दूसरे में ऐसा होगा, तीसरे में ऐसा होगा, इस तरह से सारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो अपने वैक्यूल्स के अंदर सॉल्ट्स को जमा कर लेंगे। अब ज़रा आप मुझे एक बात बताएं कि पहले हमने कहा कि आउटसाइड यानी कि सी वाटर के अंदर जो इस प्लांट का एनवायरनमेंट है वहाँ पे अगर देखा जाए तो सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट सॉल्ट्स ज़्यादा हैं। उसकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर है, सॉल्ट्स कम है, तो बॉडी वाटर जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स सॉल्ट्स। अब उलट हो गया है, चूँकि प्लांट ने एक्टिवली सॉल्ट्स को जमा कर लिया हुआ है इन देयर वैक्यूल्स, प्लांट सेल्स ने एक्टिवली सॉल्ट्स को जमा कर लिया हुआ है और इसको बाहर नहीं निकलने देते वैक्यूल से, इसको एक्टिवली यानी कि फोर्सफुली इन सॉल्ट्स को इन देयर वैक्यूल्स वो कंजर्व करके रखते हैं ताकि ये जो है वो यहाँ से इवॉल्व ना हो, यहाँ से एक्सक्रीट ना हो। तो इस तरह से फिर आउटसाइड वाटर जो है, याद रखना, सी वाटर में से जो प्योर वाटर है वो मूव करता है टुवर्ड्स सॉल्ट्स। ये अब ज़रा लाइन पे ज़रा गौर फरमाएं, वाटर ऑलवेज फॉलो सॉल्ट्स। अब अगर वाटर ऑलवेज फॉलो सॉल्ट्स ये बात ठीक है तो फिर ऐसा ही हो रहा है कि सॉल्ट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, सॉल्ट कंसनट्रेशन, नाउ सॉल्ट कंसनट्रेशन इज़ मोर देन आउटसाइड एनवायरनमेंट, दैट्स वाई वाटर मूव्स टुवर्ड्स सॉल्ट्स। और फिर ये हमारी बात ठीक है, वाटर ऑलवेज फॉलोज सॉल्ट्स, तो वाटर मूव कर रहा है टुवर्ड्स सॉल्ट्स। इस तरह से फिर हेलोफाइट्स जो हैं इन्होंने ये अडेप्टेशन अपनाई हुई है, इन्होंने ये अडेप्ट किया हुआ है कि अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को इस तरह से मेंटेन करते हैं कि सॉल्ट्स को अपनी बॉडी में ज़्यादा कर लेते हैं ताकि बाहर से वाटर जो है, प्योर वाटर उनकी बॉडी में एंटर होता रहे और उससे वो डिफरेंट अफ़ाल जो हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उसको परफॉर्म कर सकें। जी, आज के लेक्चर में हमने ये बातें सीखी। हाइड्रोफाइट्स लेक्चर हमारा था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स में हमने हाइड्रोफाइट्स, फिर हमने ज़ीरोफाइट्स को डिस्कस किया और फिर हमने हेलोफाइट्स को डिस्कस किया। ये आज के लेक्चर में बेटा आपने ये 3 चीज़ें सीखी। एक्चुअली ये आज का लेक्चर था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। जी, अब एंड पे मैं आपको एक नसीहत भी करता चलूँ और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये टॉपिक भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से और एग्ज़ाम में आया हुआ है। ख़ास तौर पर इसमें से कुछ जैसे कि हेलोफाइट्स भी एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, हाइड्रोफाइट्स के हवाले से भी पूछा जा चुका है, फिर सकुलेंट ऑर्गन्स के हवाले से पूछा जा चुका है। तो कई एक क्वेश्चन जो है इसी तरह से MCQs जो है वो कई एक पूछे जा चुके हैं। तो आज की नसीहत ये है कि बेटा कि इल्म की इंतहा अदब है। हम इल्म इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि हम अदब सीखें। अब अदब क्या है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक अदब तमाम ज़िंदगी हम कैसे गुजारते हैं ये अदब है, ये हुस्न सलूक है। तमाम ज़िंदगी यानी कि उठना बैठना चलना फिरना ये अदब है। हमें अदब से अगर हम स्टार्ट करें तो हमें इल्म जो है उसकी रोशनाई जो है, इल्म की जो हकीकत है उससे अल्लाह ताला ख़ुद ही हमें रोशनास करवा देंगे। तो इल्म हम इसलिए हासिल करते हैं ताकि हम अदब सीखें। हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने से बड़े छोटे तमाम से जो है वो हमें मामलात तय करना आना चाहिए। हम किस तरह से जो है वो अपने से बड़े और छोटे से जो है पेश आएँ, ये सारे आदाब हैं। याद रखना, अदब का मतलब कतन रिस्पेक्ट नहीं है कि जी अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, नहीं। हर एक बात जो है वो अदब में आएगी। मैंने उठना कैसे है, मैंने बैठना कैसे है, मैंने किस तरह से बात करनी है, बड़े से बात कैसे करूं, छोटे से कैसे बात करूं, ये सारे आदाब हैं। तो हमें जो है वो आदाब सीखने हैं, ये है अदब। अगर हम इल्म इसलिए हासिल नहीं कर रहे कि जी हम जो है वो किसी बड़ी पोस्ट पे जो है वो चले जाएंगे, हमें पहले एक बड़ा इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। उसके लिए हमारे अंदर जो है वो अदब मौजूद होना चाहिए। हमें आदाब सीखने हैं, चलना फिरना उठना बैठना, ये सारे आदाब हमें आने चाहिए। आज के लेक्चर को भी आप ज़रा ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा और मेरी इस नसीहत को भी आपने याद रखना है। हम अदब पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर बात करेंगे और मैं आपको एग्जांपल्स से समझाऊंगा कि अदब, जिन लोगों ने अदब का दामन थामा, इल्म जो है उनकी तरफ खुद भागा। तो उलमा आइमा के करीब जो है एक मुतफ़िका एक लाइन बोली जाती है, एक जुमला बोला जाता है कि अदब का एक बाब सीख लेना
इल्म के 70 बाब सीखने से, 70 चैप्टर्स ऑफ इल्म जो है, नॉलेज जो है, उसको सीखने से कहीं बेहतर है अदब का एक बाब सीख लेना। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।